कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का हिंदी व्याकरण की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमारा पाठ पहला चल रहा था, जिसके अंदर भाषा, लिपि और व्याकरण ये पाठ का नाम था। इसमें हम भाषा का भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा का महत्व ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा का मानक रूप। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषा का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित किया गया है। ये मानक भाषा की परिभाषा है। आपको जब भी पूछा जाए कि मानक भाषा किसे कहते हैं तो ये परिभाषा आपको लिखनी है, याद करनी है। फिर अब मानक भाषा के उदाहरण। प्रचलित रूप, मानक रूप द, ये इस प्रकार से लिखा गया है और इसका मानक रूप होगा जो शिक्षाविदों विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है तो वो इस प्रकार से होगा, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद में ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि प और त्र है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पहले इसको अ बोलते थे, लेकिन अब शिक्षाविद और विद्वानों ने इसका मानक रूप ये बना दिया इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा मानक रूप में, पहले और ऐसे लिखते थे। अब ये आपको दिख रहा है, आपको इस प्रकार से लग रहा होगा कि ये रब लिखा हुआ है, जबकि ये प्रचलित रूप में रब नहीं बल्कि इसको ख पढ़ते थे। और अब जो इसका मानक रूप है वह इस प्रकार से हो गया है, ख ऐसे लिखा जाता है। अब ये आपको भ दिख रहा होगा, लेकिन ये भ नहीं है। ये भाषा का प्रचलित रूप के अंतर्गत ये ज है, लेकिन मानक रूप है तो वह इसका इस प्रकार से बना है और इसको पढ़ते हैं झ। ये प्रचलित रूप में लिखा गया अंत, लेकिन अब इसका मानक रूप इस प्रकार से होगा अंत। फिर अगला संबंध। संबंध को मानक रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा फिर नए इसका प्रचलित रूप है, लेकिन इसका मानक रूप है वह इस प्रकार से लिखा जाएगा नहीं। इसके बाद में आई प्रचलित भाषा में लिखा गया है और इसका जो मानक रूप होगा वह इस प्रकार से होगा आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाषा का मानक रूप आपने समझ लिया होगा। अब आगे हम अगला पढ़ते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अपनी किताब खोल दीजिए, पेज संख्या 6। इसमें हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। री,
प्रकार से लिखते हैं री और री। ये आप देख रहे हैं। अब इनका क्या है कि री, री और ली का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। अगला बिंदु, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा। अब बच्चा ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका जो मानक रूप वो इस प्रकार से लिखते हैं, कुंडी को हटा करके यहाँ का है जो ऐसे लिखा जाता है बच्चा। हाँ, तो आप देख रहे हैं इसमें बच्चा, पक्का, चिन्ह आदि। फिर आगे देखेंगे अगला बिंदु, विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा शब्द है राम। अब विभक्ति चिन्ह है तो राम को, ये को इस प्रकार से लिखा जाएगा, और सर्वनाम है तो उसको साथ में लिखा जाता है। सर्वनाम जैसे उसको, अभी उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा साथ में। आप अपनी किताब में देखिए, उसमें दिया हुआ है। हाँ, फिर आगे देखिए अगला बिंदु, सिफ्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अगला बिंदु, अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ यहाँ तक। हाँ, अगला बिंदु, श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी आदि। अगला बिंदु, क्रिया विशेषण आदि अव्यय में यह वह की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे नई, नई इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन इसको मानक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे ऐसे। फिर आगे देखिए इसी बिंदु के अंदर, हुआ, हुआ, किए, आए आदि मानक रूप में जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययभाव, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। अगला बिंदु, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार इस प्रकार से होता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। हाँ, अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। अनुनासिक इस प्रकार से होता है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव चिन्ह अतएव बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे मैं, अब मैं इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऐसे करेंगे, ये बिंदु लगा देंगे अनुस्वार। क्लास है। हाँ हाँ, या फिर 45 हो गए, बस कर दो। फिर आगे देखिए अगला बिंदु, क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज, फ। इनमें से कुछ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई है, केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन। ये सर्दी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो दोनों मानक हैं।
शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे विद्वान, महान, परिषद, संसद आदि। अगला बिंदु, तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजक लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्थ, अर्ध, तत्व। अगला बिंदु, तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख। दुख इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आप देखिए कि तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, तो दुख आपको बता दिया। अगला बिंदु है, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे दौड़कर, पढ़कर। तो ये हिंदी के मानक वर्ण और वतनी हो गई। अगला है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। फिर है आगे, बोली के अंदर मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ये बोलियां हैं। फिर अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और इसमें भी आप ये परिभाषा देख सकते हैं कि मौखिक भाषा को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब देखिए आगे, हिंदी की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी, फ्रेंच की लिपि फ्रेंच की लिपि रोमन, जर्मन की रोमन, बंगला की बांग्ला लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, अरबी की फारसी लिपि, स्पेनिश की रोमन लिपि। अब अगला बिंदु है अपना व्याकरण। तो भाषा के नियमों का वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। अगला बिंदु है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। दूसरा शब्द विचार, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास आदि पर भी विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, अर्थ, रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि के नियम आते हैं। अब इस किताब की पेज संख्या 8 और 9 में जितना आपको समझ में आए वो सारे प्रश्नोत्तर किताब के अंदर ही करना है। और अगर नहीं आता है समझ में तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आप हमें ये प्रश्नोत्तर समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वो मिट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। थैंक यू।